हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ है लगा जाता है। ये कह सकते हैं कि 1848 की उदारवादी क्रांति क्या थी। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया, या उदारवादियों की प्रमुख विचारधाराएं क्या थी। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रांति क्यों होती है। यदि देखो, क्रांति का प्रमुख कारण होता है यदि लोग सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं तो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो एक क्रांति का रूप ले लेते हैं। यह क्रांति हिंसक भी हो सकती है, शांतिपूर्वक धरनों के द्वारा भी हो सकती है। साथ साथ में जब हमें इसी अध्याय के विषय में पढ़ेंगे तो जो उदारवादी थे वो मध्यम वर्ग से लोग थे मध्यम वर्ग से थे ये लोग। तो ये लोग भी क्या चाह रहे थे कि उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त करें, और उन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठित होना शुरू कर दिया। जो इनकी प्रमुख मांग थी या विचारधाराएं थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और यही क्रांति है जो उदारवादी क्रांति के नाम से जानी गई थी। तो अब हम इसके ऊपर संक्षेप में डिस्कस करते हैं जो बुक्स में दिया है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से पीड़ित किसान, मजदूर विद्रोह हो रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों में भी एक क्रांति हो रही थी। यानी कहा, पहले बताया गया कि लोग क्रांति क्यों करते हैं, तो क्रांति का कारण क्या हो गया? गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, और किसान मजदूर थे, क्योंकि वो क्या थे? भूदास थे। इसलिए उन्होंने सरकार का क्या किया था? विरोध किया था। साथ में उसके समांतर माने उसके साथ पढ़े लिखे मध्य वर्गों में भी एक क्रांति हो रही थी, और उसका संबंध किससे था? उदारवादी क्रांति से। फरवरी 1848 को 48 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। एक गणतंत्र का मतलब है जहाँ पर एक राज्य और उसके अधीन दूसरे राज्यों को कर लिया गया, यानी कहने का मतलब है शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, और जिसमें केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली और जो स्थानीय जो सरकारें थी वो क्या हो गई? उनके पास कम अधिकार थे। और इनकी जो प्रमुख मांग थी, पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार को बढ़ावा देना था। सार्वत्रिक का मतलब सभी पुरुषों को मत का अधिकार। तो इनकी जो प्रमुख विचारधारा थी, राजनीतिक विचार थे, तो वो था इस क्रांति के द्वारा यूरोप में गणतंत्र की स्थापना की मांग तथा सार्वत्रिक मताधिकार के विचार को बढ़ावा दिया गया। सार्वत्रिक मताधिकार का मतलब सबको मत का अधिकार को बढ़ावा दिया गया। संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि प्राचीन जो समय था, जिसको हमें ये भी कह सकते हैं कि मेडिवल वर्ल्ड का जो टाइम था, उस टाइम पर अनेक राज्य होते थे, छोटे छोटे राज्य थे, वो विखंडित थे, बटे हुए थे। अब मेन उद्देश्य था उन सभी राज्यों को इकट्ठा करना। तो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता, सामाजिक विचार। समाज के बारे में किस प्रकार के विचार थे? जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें सवर्ण जातियाँ भी हैं, निम्न जातियाँ भी हैं, तो अनेक जातियों में समाज बटा हुआ। अनेक धर्मों के लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ राजनीति के बारे में उनकी विचारधारा, सामाजिक विचारधारा के ऊपर बात करनी है। इस क्रांति में के कार्यक्रम में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, यानी उनके बीच में क्या था? तालमेल का अभाव था।
या उनके संशय था कि महिलाओं को मताधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इस क्रांति के कार्यक्रम में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का संशय बना हुआ था कि महिलाओं को मताधिकार या राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं या नहीं। हालांकि महिलाओं ने कई वर्षों से बड़ी संख्या में क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया था। अपना अगला जो पॉइंट आता है वो है आर्थिक विचार, यानी अधिकतर जो लोग थे वो क्या थे, गरीब थे। तो उदारवादी क्या चाहते थे कि रूस में भूदासत्व यानी भूमि के ऊपर जो किसान काम करते थे, दास जो काम करते थे तथा बंद हुआ मजदूरी थी, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो हमें यहाँ पर आर्थिक विचार में इतना भी लिख सकते हैं कि रूस में भूदासत्व और बंद हुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हमने अब देखते हैं बंद हुआ मजदूरी क्या होती है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, वो साहूकार से पैसे ले लेता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उससे पैसे लेता है कि जब तक वो उसका पैसे नहीं चुकाएगा तब तक उसके घर पे वो कार्य करता रहेगा। तो यदि वो पैसे चुकाने में समर्थ नहीं हो पाता था तो वह उसके घर पे काम यानी साहूकार के घर काम करने के लिए मजबूर हो जाता था। ऐसे मजबूर मजदूरों को ही बंद हुआ मजदूर कहा जाता था। तब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संस्कृति का योगदान, जिसमें प्रमुख भाषा का योगदान भी है, दार्शनिकों का योगदान भी है और कलाकारों का भी योगदान है। तो इसमें सबसे पहला, वैसे हम ऊपर से इसकी शुरुआत करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके 3 उदाहरण इस प्रकार से हैं या जिनका महत्व इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, या ये कह सकते हैं राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने वाले 3 उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में रूमानीवादी आंदोलन, यानी रूमानीवादी आंदोलन है जो सांस्कृतिक आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या अदा की। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन यानी उनके गुणगान या उनकी प्रशंसा की आलोचना की। उन्होंने किसकी आलोचना की? तर्क वितर्क की और विज्ञान की आलोचना की। उसके स्थान पर उन्होंने किसकी प्रशंसा की थी? भावनाओं, अंतर्दृष्टि यानी मनुष्य की सोचने की शक्ति, रहस्यवादी, अंतर्दृष्टि माने अंतर्दृष्टि का मतलब है मन की सोचने की शक्ति, और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। तो राष्ट्रवादी भावना का विकास करने के लिए उन्होंने क्या किया था? किसको बल दिया? भावनाओं को, अंतर्दृष्टि को और रहस्यवादी भावनाओं को पर बल दिया। अब हमारा दूसरा इसी के अंदर एग्जाम्पल आता है, जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी, आम लोगों में, वहाँ पर रहने वाले लोगों में समाई हुई थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य, लोकगीत कौन से? तो लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। जन काव्य लोगों के काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। यानी उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करने के लिए किन का सहारा लिया? लोकगीतों का, जन काव्य का और लोक नृत्यों का। इसी लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। इसलिए उन्होंने किसको बढ़ावा दिया? लोकगीतों को, जन काव्य और लोक नृत्य को। लास्ट इसका तीसरा उदाहरण है। अब आता हमारा जो भाषा का भी अहम योगदान होता है। अलग अलग जो देश हैं, जिस प्रकार हम अपने देश की इंडिया की बात करते हैं, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। वैसे हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा पूरे देश, भाषा के आधार पर हम क्या है? हिंदी भाषी देश के रहने वाले हैं।
तो हमें इसके बारे में अब रूस की और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाकर रूसी भाषा को हर जगह ज़बरदस्ती लादा गया। क्या कर दिया गया? पोलिश भाषा की जगह पर रूसी भाषा को ज़बरदस्ती लादा गया या उनको स्वीकार करवाया गया या पढ़ाया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। रूस के एक सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह ने हथियारों के साथ विद्रोह हुआ, जिसे अंत में कुचल दिया गया, यानी उसका दमन कर दिया गया, दबा दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। यानी उन्होंने किसको अपना हथियार बना था? भाषा को। किसको दोबारा से उसको लेके आना था? वो लोग थे प्रमुख रूप से रूसी भाषा विरोध कर रहे थे और अपनी जो स्थानीय भाषाएं थी उनको क्या कर रहे थे? उनकी मांग कर रहे थे, लेकिन उनको क्या कर दिया गया? उस विचारधारा को दबा दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट 20 तारीख को हम फिर से कंसल्ट करते हैं। थैंक्स। हैव ए गुड नाइट।